मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्यपत्रक 8 जो कि आपको मिला है 18 अक्टूबर 2021 को, और ये हमारा व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण कुल हमारी 16 अंक के लिए आने वाली है और इसमें से रस से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। कुल आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि रस से संबंधित है। आइए इनको पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपने प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, अब तक आपने जाना कि साहित्य में भी एक ऐसा अंग है जिसकी अनुभूति करना यानी कि महसूस करना तो हम करते हैं, किंतु वह हमें दिखता नहीं है। हम सभी ने बचपन में कविताएं सुनी हैं, कविताएं पढ़ी हैं और बड़े खुश होकर हम कविताओं को गाते भी थे। और उस समय हमें कविताओं के अर्थ समझ में नहीं आते थे, लेकिन गाते समय उसकी जो तुकबंदी होती थी और उसको हम बहुत ही आनंद के साथ गाते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो कविताओं के शब्दों के अर्थ भी हमें समझ में आने लगते हैं और साथ में कविता में एक लय होता है, एक काव्य सौंदर्य होता है और उसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। तो वो जो आनंद होता है उसको हम महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते। इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम व्याकरण साहित्य के उसी महत्वपूर्ण अंग यानी रस को जानेंगे। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम रस के बारे में बात कर रहे हैं। और रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। जब हम कोई कविता, कहानी या नाटक या उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति होती है, कुछ महसूस होता है, यानी कि आनंद की अनुभूति होती है। जो भाव हम महसूस करते हैं उनमें आनंद की अनुभूति प्रमुख होती है। काव्य या साहित्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम हिंदी साहित्य में रस कहते हैं। रस के 4 मुख्य रूप से अंग होते हैं जो हमें याद करने हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भावों की कुल संख्या हमारे पास 9 होती है। विभाव हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अनुभाव मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आगे उनके भी और उपभेद होते हैं, जैसे कि सात्विक अनुभाव के हमारे 8 भेद होते हैं। संचारी भावों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। कुल संचारी भाव हमारे 33 होते हैं और इनको याद नहीं करना आपने, बस इसकी संख्या याद कर लेते हैं तो परीक्षा में संख्या बार बार पूछी जाती है, नाम नहीं पूछे जाते हैं। इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम स्थायी भाव और विभाव के बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे। तो ये जो आपका कार्यपत्रक है वो रस से संबंधित है और विशेष रूप से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं या तो स्थायी भाव से या फिर विभाव से संबंधित। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख यानी सामने बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं इस बार की जो परीक्षा होने वाली है वो बहुवैकल्पिक परीक्षा होने वाली है। वहाँ पर जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी इसी प्रकार से दिए जाएंगे। एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और सही विकल्प के सामने आपको गोला भरना है। साहित्य में रस किसे कहा गया है? आनंद की अनुभूति को, बिल्कुल सही। काव्य साहित्य को पढ़ने को, सिर्फ पढ़ने को तो हम नहीं कह सकते, पढ़ने के बाद जो हमारे मन में महसूस होता है और आनंद की जो अनुभूति होती है उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य साहित्य सुनने को, सुनने के बाद और पढ़ने के बाद जो रस या आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों बातों को अगर जोड़ देते हैं तो पूरी तरह से हमारी जो बात है वो स्पष्ट हो जाती है। तो वैसे तो अगर हम पहले विकल्प के साथ जाते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आनंद की अनुभूति को ही हम क्या कहते हैं? रस। लेकिन यहाँ पर आगे और भी बातें जोड़ दी गई हैं कि काव्य या साहित्य को पढ़ने को या फिर सुनने को, और सुनने और पढ़ने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, तो यहाँ पर एक और विकल्प बना दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो हम किसके साथ जाएंगे? उपरोक्त सभी। वैसे यहाँ पर जो विकल्प है ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर इनको साथ में जोड़कर देना चाहिए था कि काव्य या साहित्य को पढ़ने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है या काव्य या साहित्य को सुनने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है। ये जो पहली बात है वो दोनों के साथ जुड़कर लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, तीनों ही विकल्प को मिलाकर हमारी रस की परिभाषा हो जाती है। इसलिए हम कौन से विकल्प के साथ जा रहे हैं? घ विकल्प के साथ। प्रश्न संख्या 2 है,
रस के 4 अंग होते हैं, बिल्कुल 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। देख लेते हैं ये चारों हमारे कौन से विकल्प में दिए गए हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर विभाव के भेद भी लिख दिए गए हैं और भी कुछ शब्दों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो हमारे क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और संचारी भाव। आप देख लीजिए ये जो 4 अंग है वो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। बी विकल्प हमारा क्या है, सही है। बाकी में आप देख रहे हैं उद्दीपन, ये तो विभाव का प्रकार होता है। ए विकल्प में आप देख रहे हैं अनुभूति, अनुभूति तो महसूस करना होता है। और यहाँ पर फिर से आलम्बन दे दिया गया है जो कि विभाव का एक भेद है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें अंग की बात करनी है, तो ये सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाता है, बी विकल्प सबसे सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। तो किसका सहारा लेकर हमारे स्थायी भाव जागते हैं, हमारे आलम्बन विभाव का सहारा लेके। आलम्बन का अर्थ ही होता है सहारा लेना। आलम्बन विभाव का सहारा लेकर जो हमारे स्थायी भाव है वो जाग जाते हैं और अधिक प्रबल हो जाते हैं, तो बी विकल्प सही है। उद्दीपन विभाव क्या होता है, जिसमें और अधिक पुष्ट करने का काम होता है और अधिक उनको भड़काया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है या उद्बोधक का काम करते हैं, उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जब जगते हैं तो उसको हम आलम्बन विभाव कहते हैं, और अधिक प्रज्वलित करने का काम कौन करते हैं, उद्दीपन विभाव। और विभाव हमारे मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। मनोगत यानी मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया कहलाती है। तो जो शारीरिक प्रक्रिया हैं, जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, वो कहाँ पर उत्पन्न होती है, अनुभाव के द्वारा उत्पन्न होती है। और अनुभाव मुख्य रूप से हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है, सी विकल्प सही है। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव पुष्ट होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं स्थायी यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, अनेक स्थान पर आप देख सकते हैं स्थायी में पीछे ई का प्रयोग किया गया है। तो स्थायी हम वैसे इस तरीके से लिखते हैं, शुद्ध रूप क्या है, स्थायी ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर अनेक स्थान पर स्थायी इस तरीके से लिखा गया है और अनेक स्थान पर य के साथ लिखा गया है, लेकिन शुद्ध रूप कौन सा है, य वाला। इसका आप ध्यान रख सकते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव पुष्ट होता है उसे कहते हैं। तो स्थायी भाव पुष्ट होना या और अधिक प्रज्वलित होना वो किस में होता है, उद्दीपन विभाव में। तो डी विकल्प क्या है, सही है। आलम्बन विभाव में सहारा लिया जाता है और अधिक भड़काने का काम, प्रज्वलित होने का काम कौन करता है, उद्दीपन विभाव, यानी कि और अधिक वो पुष्ट हो जाता है। डी विकल्प सही है। स्थायी भावों के उद्बोधक कारक को क्या कहते हैं। अब स्थायी भाव जो होते हैं उनको उद्बोधक करने का काम कौन करता है, विभाव करता है, आलम्बन विभाव के रूप में और उद्दीपन विभाव के रूप में। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। वे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। तो स्थायी रूप से हमारे मन में शुरू से लेके आखिर तक किसी भी रचना को पढ़ते समय कौन से होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। बी विकल्प क्या है, सही है। आप देख सकते हैं अनेक स्थान पर स्थायी अलग तरीके से लिखा है, य के साथ, और अनेक स्थान पर ई के साथ। य के साथ लिखा हुआ स्थायी हमारा बिल्कुल सही है। अनुभावों की कुल संख्या है। अब अनुभावों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से अनुभाव हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने विशेष रूप से सात्विक अनुभाव के भेदों की बात की है। तो सात्विक अनुभाव जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। तो यहाँ जैसे विकल्प है उसके अनुसार हम किसके साथ जाएंगे, बी विकल्प के साथ जाएंगे। लेकिन अनुभावों की मुख्य रूप से संख्या 4 होती है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहारीय अनुभाव और सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव को आगे 8 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उनके अनुसार सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा है, 8। लेकिन अगर अनुभाव की बात करें तो अनुभाव मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के होते हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस बहुत ही महत्वपूर्ण रस है और श्रृंगार रस को हम रसराज या रसों का राजा भी कहते हैं। और श्रृंगार रस को ही आगे 2 और भेदों में बांटा गया है, वात्सल्य रस और भक्ति रस, जिसके कारण अब हमारे रसों की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। पहले हमारे कुल 9 रस माने गए थे। तो श्रृंगार भी यहाँ पर गलत लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम टाइप करते हैं हिंदी में तो थोड़ी दिक्कत आती है। श्रृंगार हमारा ऐसे लिखा जाता है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में श्रृंगार को शुद्ध वर्तनी के साथ लिखना भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर नीचे जो र
होता है वो नहीं आता है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर लिखा गया है। और वैसे भी जब हम टाइप करते हैं हिंदी में कंप्यूटर की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से, तो वो हम ऐसे नहीं लिख पाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हम सभी जानते हैं रति हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। बी विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। शांत रस का स्थायी भाव होता है, और परीक्षा में आपसे रसों के नाम और उनके स्थायी भाव जरूर पूछे जाएंगे। कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपके परिभाषाओं से और स्थायी भाव और रस के नामों से बन जाते हैं। 2 प्रश्न आपके लगभग वहाँ से आ जाते हैं कि काव्य की कोई पंक्ति दे दी जाती है और वहाँ पर आपको पहचान करनी है कौन सा स्थायी भाव है और कौन सा रस है। तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लेंगे। शांत रस का स्थायी भाव बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जब मन हमारा शांत होता है तो वहाँ पर विरक्ति के भाव होते हैं, निर्वेद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। बी विकल्प आपका क्या है, सही है। उत्साह हमारा किसका स्थायी भाव होता है, बाकी विकल्प से भी आप अभ्यास कर सकते हैं, वीर रस में होता है। हास्य हमारा हास रस में होता है। शोक हमारा करुण रस में होता है। तो बच गया कौन सा, निर्वेद, जो कि शांत रस का क्या है, स्थायी भाव है। ये कुल हमारे 10 प्रश्न दिए गए थे और इसी बहाने आपका अभ्यास हो जाता है, आप अच्छे से इनका अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आंकलन कार्यपत्रक 9 के हल के साथ। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।